चैप्टर 6 जो हम लोग कल पढ़े थे उसका पार्ट 2, कल पार्ट 1 पढ़े थे, है ना। आज हम लोगों को ये जानना है, देखिए जब देश में आई थी इमरजेंसी, इंदिरा वाली बातें जो हम लोग कल से पढ़ रहे हैं, उसी में एक चीज आया कि आपातकाल के क्या परिणाम हुए। हम लोग कल देख रहे थे कि जब इंदिरा गांधी आपातकाल की घोषणा की थी तो किन किन कारणों से की थी। तो उसके पास बहुत सारे रीजन थे, बहुत कारण था, जैसे आर्थिक कारण, रेल हड़ताल, छात्रों का आंदोलन, न्यायपालिका से मदद न मिलना, कई तरह की, और इलाहाबाद हाई कोर्ट से उनके सदस्यता को असंवैधानिक करार देना। इस प्रकार की चुनौतियों का सामना करते हुए 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति से कहकर, राष्ट्रपति कौन थे? हाँ, कौन थे? उसके सहायता से इन्होंने देश में आपातकाल की जब घोषणा की तो आखिर उस आपातकाल के क्या परिणाम निकले उसका। जैसे कोई अगर दो व्यक्ति युद्ध कर रहा है तो उस युद्ध के परिणाम क्या निकले। परिणाम का मतलब देखा जाएगा कि कौन उसमें हारा, कौन जीता, किसका कितना खेत बिका। क्या कि लफड़ा शूटिंग मारपीट में तो बिकता ही है, किसका कितना मुड़ी फटा, कौन कोर्ट कचहरी अदालत में गया, कौन कितना दिन जेल रहा, यही सब तो परिणाम निकलता है मारपीट का। तो सबसे पहला परिणाम के रूप में क्या निकला कि विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया। जब आपातकाल की घोषणा हुई तो इंदिरा गांधी के विपक्ष में जितने भी नेता हल्ला गुल्ला शोरगुल कर रहे थे उन सभी नेताओं को कहां डाल दिया गया? जेल में डाल दिया गया, ताकि आप इसका, इंदिरा गांधी का विरोध न कर सके। पहला पॉइंट। दूसरा, प्रेस पर सेंसरशिप लगा दिया गया। सेंसरशिप करने का मतलब होता है जितने पत्रकार थे, पत्रकारों का ऑफिस था, उन सभी को बिना पूछे सरकार के खिलाफ कोई भी चीज लिखने से मना कर दिया जाता है। जैसे अगर सरकार कोई अभी गलती करती है तो प्रेस या मीडिया वाले क्या करते हैं, उसके विरुद्ध में छापते हैं कि सरकार यहां पर ये काम कर रही है जो गलत है। लेकिन जब सेंसरशिप लगेगा तो सब आपकी धरी की धरी रह जाएगी, सारे आपके अधिकारों को क्या कर लिया जाता है? आपातकाल के स्थिति में छीन लिया जाता है। तो सेंसरशिप लगा दिया गया कि बिना पूछे, बिना अनुमति के जो चीज आप लिख रहे हो उसकी पहले जांच की जाएगी कि हाँ सरकार के विरुद्ध में है कि नहीं है। अगर सरकार के विरुद्ध में है तो उसको नहीं छापा जाएगा। इसको कहा जाता है सेंसरशिप। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जमाते इस्लामी पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। यानी एक तरफ जमाते इस्लामी एक मुसलमानों का संगठन था और आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक हिंदुओं का एक बहुत बड़ा संगठन है, दल है। इन सभी पर क्या लगा दिया गया? प्रतिबंध लगा दिया कि आपकी जो ये संस्था है यह सही नहीं है, ताकि लोग इकट्ठा ना हो और लोग सरकार के विरुद्ध आवाज न उठाए। धरना प्रदर्शन
कोई भी चीजें होती है तो हम लोग धरना प्रदर्शन सरकार के विरुद्ध करते हैं, हड़ताल करते हैं, इन सभी चीजों पर क्या लगा दी गई? रोक लगा दी गई। नागरिकों के मौलिक अधिकार को निष्प्रभावित कर दिए गए, यानी जो लोगों का मौलिक अधिकार था, जैसे हमारी मौलिक अधिकार है कि अगर सरकार से हम संतुष्ट नहीं है तो हम आंदोलन कर सकते हैं शांतिपूर्ण तरीके से। इन सारे मौलिक अधिकारों को निष्क्रिय मतलब होता है समाप्त कर देना। तो सारे भारत के लोगों के जो भी मौलिक अधिकार थे सबको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। कोई आंदोलन नहीं, कोई हड़ताल नहीं, कोई सरकार के विरुद्ध कोई बात नहीं, कोई विपक्षी नेता नहीं, कोई कोर्ट कचहरी, कोई पुलिस अदालत नहीं। सरकार ने निराक नजरबंदी कानून के द्वारा राजनीतिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। यानी नजरबंद का मतलब होता है कि जिस पर शक होगा कि ये नेता हमारे विरुद्ध कुछ बोल सकता है, लोगों को मेरे प्रति भड़का सकता है, उन सभी नेताओं को क्या किया जाता है? गिरफ्तार करके नजरबंद कर दिया जाता है। चाहे वो किसी जेल में भी रखा जा सकता है, जेल में नहीं रखा जाता है, उसी के घर में उसको बंद कर दिया जाएगा कि आप बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि अगर आप बाहर निकलेंगे तो लोगों का हंगामा शुरू हो जाएगा। क्योंकि सारे नेता का, चाहे वो कोई भी आंदोलन हो, उसमें एक नेता की भूमिका अवश्य होती। अगर उसी नेता को नजरबंद कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए, जेल में डाल दिया जाए तो सारे लोग अस्थिर हो जाते हैं। इसी कंडीशन में सरकार ने निवारक नजरबंदी कानून के द्वारा सारे राजनीतिक कार्यकर्ताओं को क्या कर दिया? नजरबंद कर दिया, यानी समाज से उसको अलग हटा के बंद कर दिया। यह रहा इसका आपातकाल का परिणाम। चलिए एक आपके लिए बड़ा सुंदर सा शायरी आया है, आपकी अगर अनुमति हो तो इसको बोल देते हैं, है ना। जब टूटने लगे हौसले तो याद रखना, जब टूटने लगे हौसले तो याद रखना, बिना मेहनत के तख्तोताज नहीं मिलते, और ढूंढ लेते हैं अंधेरे में मंजिलें अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं। तो आइए हम लोग आगे के टॉपिक को देखते हैं। तुम लोग लाइन कटवा दिया इसका। अभी हम लोग जो पढ़े हैं, अभी देखिए नक्सलवादी आंदोलन को देखना है। क्या देखना है? नक्सलवादी आंदोलन को देखना है अभी। फिर आपातकाल के पक्ष और विपक्ष में तर्क, यानी जिस नेताओं ने आपातकाल की घोषणा की, उन्होंने इस पक्ष में क्या तर्क दिया और विपक्ष ने इसको किस तर्क के साथ उठाया, उसको देखना है। आपातकाल के दौरान क्या क्या हुआ, इसको देखना है। शाह जांच आयोग के बारे में अगले वीडियो में हम लोग समझेंगे, और आपातकाल के प्रमुख सबक, यानी आपातकाल से हम सभी क्या सीखे। उसके बाद आपातकाल क्यों नहीं लगी, अभी तक हम लोगों ने उससे क्या सीखा, आइए हम लोग थोड़ी सी देखते हैं। सबसे पहले नक्सलवादी आंदोलन होता क्या है समझ। पश्चिम बंगाल के पर्वतीय जिले में एक जगह है जिसका नाम है दार्जिलिंग। क्या नाम है? दार्जिलिंग। उस दार्जिलिंग के एक जगह है नक्सलवाड़ी।
गांव, उस मोहल्ले का क्या नाम है? नक्सलवाड़ी। और नक्सलवाड़ी के पास पुलिस थाने की इलाके में 1967 में एक किसान विद्रोह उठा खड़ा हुआ। मतलब ये कि नक्सलवाड़ी जगह पर कुछ किसानों ने एक आंदोलन की शुरुआत की और उस आंदोलन के बदौलत उन्होंने वहां की तत्कालिक जो थाना था, पुलिस था, उसको इन लोगों ने दौड़ा दौड़ा कर थाना के पुलिस कर्मियों को अच्छी से व्यवस्था दिया। आंदोलन आंदोलन होता है, अगर आंदोलन का आप कुचलिएगा तो लोग के हाथ में जो रहेगा वो तो चलाएगा। उस कंडीशन में इस विद्रोह की अगुवाई एक व्यक्ति मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के स्थानीय लोग कर रहे थे। यानी कुछ बंगाल से शुरू हुआ। बंगाल में कौन से जगह? पर्वतीय जिले। कौन सा? दार्जिलिंग जिला। और दार्जिलिंग जिला के पास में एक गांव है, मोहल्ला है, जिसका नाम था नक्सलवाड़ी। उसको ये लोग आंदोलन किसी बात को लेकर जब कर रहे थे तो पुलिस थाने के इलाके में 1967 में एक किसान ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। और इस विद्रोह में एक कम्युनिस्ट पार्टी के स्थानीय नेता लोग जो है इसमें शामिल थे। इस आंदोलन को नक्सलवादी आंदोलन के रूप में जाना जाता है। यानी गांव का नाम था नक्सलवाड़ी। जहां से आंदोलन शुरू हुआ उस गांव का नाम क्या था? नक्सलवाड़ी। इसीलिए इस आंदोलन का ही नाम पड़ गया नक्सलवादी। नक्सलवादी। अब इसमें हम लोग थोड़ा सा, ये जो नक्सलवाड़ी थे ये गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई। गुरिल्ला युद्ध क्या होता है समझ लीजिए। पहाड़ों में गुरिल्ला युद्ध कहां होता है? पहाड़ों में होता है, जहां पर लोग छिप छिप कर पुलिस के ऊपर हमला करते हैं। पहाड़ों में छिपकर की जाने वाली युद्ध को गुरिल्ला युद्ध कहते हैं। गुरिल्ला युद्ध किसके कहते हैं? पहाड़ों में छिप छिप कर युद्ध करने की रणनीति को गुरिल्ला युद्ध कहते हैं। और उस समय कुछ वहां के स्थानीय नेता ही सीपीआई यानी कम्युनिस्ट पार्टी के ही नेता उसमें शामिल थे। आइए हम लोग थोड़ा सा आगे देखते हैं कि नक्सलवाड़ी आंदोलन ने धनी भूस्वामियों से बलपूर्वक जमीन छीनकर गरीब भूमिहीन को लोगों को देना आरंभ कर दिया। इन लोगों का मानना था, ये लोग थोड़ा सा गरीब थे, तो इन लोगों का मानना था कि जितना धनिकवा सन के लगे जाथा जमीन हवा, इस सबको हमको मारना है या छीनना है। जो गरीब है उसमें क्या करना है? बांट देना है। जब सरकार पुलिस प्रशासन इन लोग के सामने आई तो ये लोग हटे नहीं, उनके सामने डटे रहे और गुरिल्ला युद्ध पुलिस के सामने ये लोग करना शुरू कर दिया। अब गुरिल्ला युद्ध, अब जो जहां रहता है, जिस पहाड़ में अगर कोई रहता है, पहाड़ पर अगर कोई है तो पहाड़ के बारे में उससे बेहतर कौन जान सकता है। इस प्रकार से नक्सलवाड़ी आंदोलन ने, आखिर यह नक्सलवाड़ी जो आंदोलन हुआ
यह क्यों हुआ, किसके लिए हुआ? तो धनिक भूस्वामी, जो धनिक लोग थे, जो बड़े बड़े जमींदार थे, उनके विरोध में यह आंदोलन था। नक्सलवाड़ी आंदोलन किसके विरुद्ध में था? धनिक और भूस्वामियों के विरोध में था। और बलपूर्वक यानी ताकत से गोली मारकर पीट कर जमीन को छीन लिया जाता था और उससे गरीबों में, और भूमिहीन मतलब होता है जिसके पास जमीन नहीं हो, उसको कहते हैं भूमिहीन। उनको क्या किया जाता था? उन लोगों को दे दिया जाता था। इस आंदोलन के समर्थक अपने राजनीतिक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए हिंसक साधनों का इस्तेमाल के पक्ष में दलील देते थे। यानी जो वहां के लोकल नेता थे, वे अपनी राजनीति को चमकाने के लिए, वे उन सभी गरीब लोगों से वोट लेने के लिए इस युद्ध का समर्थन करते थे। कहते थे कि हाँ, इस तरह का अगर मारपीट हो रहा है तो बढ़िया है। क्यों? ताकि हमारा वोट हमें बरकरार मिलता रहे। फिलहाल 9 राज्यों में लगभग 75 से 100 जिले नक्सलवाड़ी हिंसा से प्रभावित है। पूरे देश में आज भी नक्सलवादियों से कितने जिले भारत में प्रभावित हैं? 75 से 100 के बीच में नक्सलवादी हिंसा से बहुत सारे जिला क्या हैं? प्रभावित है। जैसे आप लोग सुने होइएगा, सीआरपी पर नक्सलवादियों ने हमला कर दिया। तो क्योंकि सीआरपीएफ क्या रहती है? जंगल में रहती है। आज जंगल अपना घर बना के कौन रहता है? नक्सलवादी। तो ये सरकार चाहती है कि हम जंगलों तक रोड बनाएं, सड़क बनाएं। ये सारी चीजें नक्सलवादियों को पसंद नहीं, क्योंकि नक्सलवादियों का कहना है कि हमारा जंगल मेरा घर है, तो इसमें आपको आने की अनुमति नहीं। और सरकार चाहती है कि वहां तक रोड बना दें। अगर जब सरकार रोड बना देगी तो पुलिस प्रशासन बड़ी आसानी से जंगलों में घुस जाएगी। तो जब घुस जाएगी तो फिर नक्सलवादी कहां जाएंगे? इसीलिए नक्सलवादी पुलिसों पर क्या करती है? हमला करती। अब देखिए, नक्सलवादी आंदोलन के प्रमुख मांग क्या थे? आखिर ये लोग जब आंदोलन कोई भी करता है तो उसकी कुछ ना कुछ प्रमुख मांगे होती है। तो उनकी प्रमुख मांगे क्या थी? बउआ, प्रमुख मांगे देखिए, छोटे किसानों के उपज में हिस्सेदारी मिले, उचित मजदूरी मिले। मतलब कहने का कि जो छोटे वर्ग के किसान हैं उनको उपज में क्या मिलना चाहिए? हिस्सेदारी हमको कुछ मिले, उचित मजदूरी मिलना चाहिए। जैसे बहुत सारे धनिक लोग हैं जो क्या करा लेते हैं? काम करा लेते हैं और पैसा नहीं देते हैं, बहुत कम देते हैं। बाहरी लोगों द्वारा संसाधन का दोहन पर रोक लगे, यानी जो हमारा पहाड़ी क्षेत्र है, जो जंगली क्षेत्र है, उस पर बाहरी लोग जिस प्रकार से आके लगातार कल कारखाने फैक्ट्रियां बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, तो हमारे संसाधन क्या क्या हो रहा है? दोहन हो रहा है। तो इस पर रोक लगनी चाहिए। और सूदखोरों द्वारा शोषण से मुक्ति चाहिए। सूदखोर का मतलब, बहुत सारे लोग पैसा दे देते हैं ब्याज पर, अब ब्याज के पैसा खाते हैं, न देने पर उसका घर संपत्ति को क्या करते हैं? अपने कब्जे में ले लेते हैं। क्योंकि वे धनिक होते हैं, पैसे वाले होते हैं, तो गरीबों पर इस तरह के सूदखोर बना के अत्याचार करते हैं। इसलिए इन लोगों को क्या चाहिए? इस शोषण से मुक्ति चाहिए, धनिकों से मुक्ति चाहिए, क्योंकि धनिक लोग अत्याचार करते थे। अब क्या आपातकाल जरूरी था? मैं आप लोगों से पूछता हूं कि क्या इंदिरा गांधी ने जो 1975 में आपातकाल की घोषणा की, क्या वह जरूरी था? हाँ या ना?
जरूरी था? अरे पगला, ओकरा एक कल्ला दिवस के रूप में मनाते हैं हम लोग। कभी गलती से भी ऐसा होना नहीं चाहिए। यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी को आज भी सारी दुनिया कह देती है कि तुमने अपने कुर्सी को बचाने के लिए देश में आपातकाल की घोषणा कर दी। गांव के मुखिया तोरा से तो डरेबे न करता है। जाके पहले मुखिया के मार मुखिया बन ना, ओकरा बाद राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के बारे में सोचिए। जइब तक कब मुखिया जी है निश्चय कह दिना है, एकरा से तोरे पिटाए। देखिए, क्या आपातकाल जरूरी था? आपातकाल के पक्ष में जितने लोग आपातकाल के पक्ष में, वो देखिए ध्यान दीजिए, बार बार धरना प्रदर्शन और सामूहिक कार्यवाही से लोकतंत्र क्या हो रहा था? बाधित हो रहा था। यानी इंदिरा गांधी के जो पक्ष में थे और इंदिरा गांधी ने जो इमरजेंसी लगाया, उनसे जब पूछा गया कि आपने क्यों लगाया, इन्होंने तर्क ये दिया कि बार बार धरना प्रदर्शन, सामूहिक कार्यवाही जो इस तरह से लोगों का हो रहा था, इससे यह लोकतंत्र खतरा में था, इसलिए हमें क्या करना पड़ा? आपातकाल लगाना। दूसरी चीज, इंदिरा गांधी के समर्थक यह भी मानते थे कि लोकतंत्र में सरकार पर निशाना साधने के लिए लगातार गैर संसदीय राजनीति का सहारा लिया जा रहा था। तीसरा, इससे अस्थिरता पैदा होती है और प्रशासन का ध्यान विकास के कामों से भंग हो जाता है। यानी जो विपक्षी पार्टियां थी वो आंदोलन कर रही थी और आंदोलन के कारण जो पुलिस प्रशासन थी, जो उसको काम करना चाहिए, वह काम सही से नहीं कर पा रही थी। सीपीआई का विश्वास था, सीपीआई वही कम्युनिस्ट पार्टी जो बाद में आके किससे मिल गया था? इंदिरा गांधी से मिल गया था, का कि भारत की एकता और विरुद्ध अंतरराष्ट्रीय साजिश की जा रही है। यानी भारत को, कम्युनिस्ट पार्टी का कहना था कि यह सही है, आपातकाल सही है। क्यों? क्योंकि भारत को तोड़ने की साजिश विदेशों में की जा रही है, इसीलिए यह आपातकाल की घोषणा करना अति आवश्यक था। आप विपक्ष का तर्क समझिए कि जो लोग विपक्ष में थे उनका क्या कहना था? आपातकाल के पक्ष में, विपक्ष में, आपातकाल के विपक्ष में लोकतंत्र में जनता को सरकार का विरोध करने का अधिकार होता है। जो विपक्षी लोग थे उनका कहना था कि आपको नहीं लगाना चाहिए। तो क्यों? क्योंकि लोकतंत्र में जनता को सरकार के विरुद्ध आंदोलन करने का अधिकार होता है। दूसरा, विरोध आंदोलन ज्यादातर समय अहिंसक और शांतिपूर्ण रहा है। विपक्ष का कहना है कि आंदोलन तो हुआ, उसमें लफड़ा शूटिंग मारपीट नहीं हुआ, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन हुआ। गृह मंत्रालय ने उस समय कानून व्यवस्था की चिंता जाहिर नहीं की। यानी जब आपातकाल लगानी थी या जब कानून व्यवस्था बिगड़ रहा था, तो गृह मंत्रालय को पहले यह चिंता व्यक्त करना चाहिए कि भारत में या भारत की व्यवस्था बिगड़ रही है, यह चिंता की बात है।
संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग निजी स्वार्थ हेतु किया गया। इनका कहना है कि अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने कुर्सी को बचाने के लिए सत्ता का दुरुपयोग किया गया। यानी संवैधानिक जो प्रावधान दिए गए हैं 352 है ना, 352 अनुच्छेद का, इसका उपयोग सही में कब होना चाहिए? जब देश में रियल में कोई घटना घटी हो या कोई कहीं से युद्ध हो रहा हो, उस समय करनी चाहिए। लेकिन सरकार ने अपनी सत्ता को बचाने के लिए इस संवैधानिक प्रावधानों का उपयोग नहीं बल्कि दुरुपयोग किया है। कुछ लोगों का मानना है कि ताकि देश की एकता और अखंडता को खतरा नहीं बल्कि शासक दल और स्वयं प्रधानमंत्री को खतरा था। लोगों का कहना है कि इस देश को खतरा नहीं था, इस देश को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। अगर खतरा था, किसी को परेशानी था, तो जो दल शासक कर रहा था, यानी जो कांग्रेस पार्टी देश में शासन कर रही थी, खतरा उसको था, परेशानी उसको थी, क्योंकि कुर्सी उसकी जाने वाली थी, सरकार उसकी गिरने वाली थी। इसलिए उन्होंने बिना मतलब के इस देश में आपातकाल की घोषणा कर दी। तो आइए थोड़ा सा कॉपी निकालिए, कुछ लिखाते हैं और कुछ आप लोगों से आज सुनते भी हैं।